इमरान खान ये भी कहा करते थे कि महंगाई करके पैसे जमा नहीं करूंगा, अगर ऐसा ही करना है तो फिर मुझे इकोनॉमिस्ट की जरूरत ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वजीर आजम इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो कहा करते थे कि जब कोई हुक्मरान अवाम के ऊपर टैक्स लगाता है तो दरअसल वो करप्शन करता है, उसकी चोरी की कीमत अवाम महंगाई के जरिए अदा करते हैं। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब तक कितने नए टैक्सेस लगा चुकी है, पिछले टैक्सेस में कितना इजाफा कर चुकी है, और चोरी की जिम्मेदार अब भी क्या गुज़िश्ता हुकूमतें ही हैं। इमरान खान ये भी कहा करते थे कि महंगाई करके पैसे जमा नहीं करूंगा, अगर ऐसा ही करना है तो फिर मुझे इकोनॉमिस्ट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वजीर आजम अपनी हुकूमत के 3-3.25 सालों में 4 वजीर खजाना तब्दील कर चुके हैं, और जितने भी वजीर खजाना आए महंगाई कम करना तो दूर, इसे बढ़ने से रोकने में भी बुरी तरह नाकाम रहे। हुकूमत मुल्क पर बढ़ते कर्ज का जिम्मेदार भी साबिका हुक्मरानों को ही ठहराती है। तो माजी में जब हुक्मरान कर्जे लिया करते थे तो इस तरह से इमरान खान उन पर तनकीद किया करते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अब ऐसा मानना है कि अरबों डॉलर्स के कर्जे, मुल्क की मौशी तबाही और महंगाई की जिम्मेदार अभी भी पिछली हुकूमतें हैं, और तहरीक इंसाफ ने तो जो किया है और जो कर रही है वो सबका सब ठीक है। वजीर आजम कई बार ये कह चुके हैं कि साबिक हुक्मरानों ने आलमी इदारों से कर्ज लेकर हमें गुलाम कौम बना दिया है। आलमी इदारों के कर्ज और सूद वापस करने के लिए उन्हीं से कर्ज लेने पड़ते हैं। लेकिन एक तरफ खुद वजीर आजम और उनके वुज़रा ये बताते हैं कि टैक्स की रिकॉर्ड कलेक्शन हो रही है, मौशी अशारियत दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स मुस्तकिल बढ़ रही हैं, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, तामीराती सनद भरपूर तरीके से चल पड़ी है। इसके अलावा फसलों की भी रिकॉर्ड पैदावार हो रही है, गाड़ियों की पैदावार और सेल्स में भी रिकॉर्ड इजाफा इस दौरे हुकूमत में सामने आ रहा है। तो जब इतना सब कुछ बेहतर और अच्छा हो रहा है तो फिर हुकूमत को कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर हुकूमत इलेक्शंस में नाकाम क्यों हो रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यह दावा भी करती है कि ज्यादा कर्ज लेने की एक वजह पुराने कर्जों की सूद समेत वापसी है। हुकूमत के इस दावे में बहरहाल कुछ हकीकत तो है, लेकिन हुकूमत पूरी सूरत हाल अवाम को नहीं बताती, क्योंकि अगर हुकूमत ने पुराना कर्ज लौटाया है तो इसके साथ साथ उसने अपने अखराजात पूरा करने के लिए नया कर्जा भी बहुत ज्यादा लिया है। आदाद शुमार के मुताबिक 2008 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी तो उस वक्त मुल्क का मजमूई कर्जा 45 अरब डॉलर था। पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में 16 अरब डॉलर्स का कर्ज दिया। फिर नून लीग की हुकूमत आई जिसने अपने 5 साल दौर में पीपल्स पार्टी से भी दुगना कर्ज लिया, यानी 34 अरब डॉलर्स का कर्ज लिया, और अब यह कर्ज बढ़कर 95 अरब डॉलर तक 2018 में पहुंच गया था। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2008-18 से अब तक 32 अरब डॉलर का कर्जा ले लिया है, जो गुज़िश्ता दोनों हुकूमतों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। अब हुकूमत IMF से मजीद कर्ज लेने के लिए उसकी शराइत पर भी अमल कर रही है, और इसके लिए एक मिनी बजट भी लाया जा रहा है जिसकी मुखालफत अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी कर रहे हैं। आज कौमी असम्बली में नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी इस मिनी बजट पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत किया कि मुल्क की खुद मुख्तारी और IMF के सामने सरेंडर ना करें। उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुन लें, फिर गुफ्तगू करते हैं। नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। तो अब IMF के पास अगर ना जाए तो फिर क्या करें, ये हुकूमत का सवाल है अपोजिशन से, और हुकूमत ने भी अपोजिशन से तजावीज़ भी मांगी है कि आपके पास कोई मुतबादिल प्लान है तो आए हमसे शेयर करें। नबील गबोल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अब ये अपोजिशन मुस्तकिल तनकीद तो करती है कि ये हुकूमत भी IMF के पास जा रही है, जबकि माजी में आपकी अपनी हुकूमत भी, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी IMF के पास जा चुकी है, कोई पहली हुकूमत तो है नहीं। अगर ये IMF के पास ना जाए तो फिर क्या करें? इनके पास क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त मुल्क की मीशत को चलाने के लिए अगर IMF के पास ना जाया जाए? पहले जो हुकूमतें IMF के पास गई हैं, बिल्कुल गई हैं IMF के पास, ये दोनों हुकूमत पे जिसको हमें चोर डाकू का इमरान खान कहता है, इन दोनों हुकूमत के, जिस तरह आपने कहा कि अगर उनके कर्ज अगर आप देखें तो वो इतने नहीं है जितने इस इमरान खान के 3 साल की हुकूमत में लिए गए हैं। अब बात ये कर्ज क्यों ले रहा है? क्या ये डेवलपमेंट कर रहा है? क्या ये नौकरियां दे रहा है? क्या ये मुफ्त घर दे रहा है? क्या ये जो है आवाम को सहूलतें दे रहा है? क्या ये महंगाई कम कर रहा है? क्या ये सब्सिडी दे रहा है पेट्रोल डीजल के ऊपर? क्या ये बिजली के ऊपर दे रहा है? आवाम तक तो ये नहीं पहुंच रहा है। IMF से कर्ज ले बात के लिए भाई, इससे अच्छा आप, जिस तरह भुट्टो साहब कहते थे कि घास खाएंगे लेकिन हम न्यूक्लियर ताकत बनेंगे, तो उन्होंने वो एक नारा लगाया था, रोटी कपड़ा पाकिस्तान। लोग आज तो रोटी कपड़ा जो है और मकान को तो छोड़े, लोग जो है वो खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं।
आप मुझे बताएं, इमरान खान को लाया इसलिए गया था कि वो IMF के साथ डील करे, क्योंकि आज भी हमें हुकूमत की पेशकश की जा रही है, हम हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है जिस सिचुएशन में इस हुकूमत को लाया गया है। अच्छा। ऐसे हालात में हुकूमत चलाएगा। हमने मना कर दिया, हमें हुकूमत का ऑफर हुआ इन हाउस चेंज का, हमें कहा गया आप अपना कोई बंदा लेकर आए, हमने कहा इस फॉर्मूले को हम रिजेक्ट करते हैं। आप इमरान खान जान छुड़ाएं, उसके बाद आप केयर टेकर गवर्नमेंट लाते हैं, जो भी लेकर आते हैं ये आप लोगों की मर्जी है, आप लेकर आए, आप ही भुगतो। तो बात यह है कि मुल्क को दिवालिया करने वाला मुल्क को जो है इस वक्त जो अवाम को कशकोल हाथ तो नबील कबूल साहब, ये इस मौके पर अभी तो इस हुकूमत के 4 साल भी नहीं हुए, इस मौके पर आप लोग हुकूमत संभालने के लिए तैयार नहीं है। बकौल आपको ऑफर भी हुई, फॉर्मूला भी जरदारी साहब से मांगा गया। तो अगर ये हुकूमत अभी साल से 1.5 साल और रहती है तो आप लोगों की नुक्ते नजर के मुताबिक तो तबाही और ज्यादा हो जाएगी। तो फिर उस वक्त आप लोग कैसे तैयार होंगे हुकूमत संभालने के लिए? हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त हालात ये है कि जिस तरीकेकार से ये हुकूमत लाई गई थी उस तरीकेकार को तब्दील करें। सबसे पहले तो इस हुकूमत को ख़त्म करने में जो लोग लेकर आए हैं उसमें अपना किरदार अदा करें। जिन्होंने RTS बंद किया, जिन्होंने 2 दिन के बाद रिजल्ट अनाउंस किया, आज उनके गले में ये बात पड़ गई है। सबसे पहले तो इमरान खान से जान छुड़ाएं, क्योंकि इमरान खान एक सियासी बंदा है नहीं। एम्पायर जो है वो एम्पायर बदल गया है। अब जो एम्पायर आया है उस पर हमें उम्मीदें हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त जो एम्पायर है वो पहले की तरह पिछले वाले एम्पायर से जो है मुख्तलिफ है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे इदारे जिनकी इज्जत हम खुद करते हैं, और हमने खुद PDM से जब अलहदगी ली तो हमने नवाज शरीफ साहब को कहा कि हमारे इदारों को या हमारे फौज को ना घसीटे सियासत में। लेकिन फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा या नवाज शरीफ या जितने ऑपोजिशन के पार्टीज के लीडर्स हैं उनको क्यों नहीं इजाजत दिया जा रहा है कि वो इलेक्शन लड़े। इस मुल्क के अवाम को क्यों अंपायर नहीं बना रहे, और अंपायर से क्यों सबने उम्मीदें बांधी हुई? अगर ये अंपायर की बनाई हुई कौमी असेंबली और लाई हुई हुकूमत है तो फिर PDM में तो कई बार इस बात का फैसला हुआ कि जी इस्तीफे दे दिए जाएं। आपकी वो जमात थी कि जिसने इस्तीफों के फैसले पर हमेशा इख्तिलाफ किया और इसी बुनियाद पर फिर आप लोग अलहदा भी हुए। दे देते आप इस्तीफे, ऐसी असेंबली में क्यों बैठे हुए हैं? फिर नवाज शरीफ साहब को हमने कहा था कि पंजाब असेंबली में सबसे पहले आप आए। हम बोझदार को हटाने के लिए हमने जो है एक फॉर्मूला बनाया था, हमने बातचीत भी कर ली थी, तैयारी कर ली थी, और हमारे पास जितने वोट की जरूरत थी हमारे वो लोग भी मौजूद थे। हमने कहा था कि बोझदार को हटाएं, पहले पंजाब की हुकूमत जाएगी तो वफाक की हुकूमत जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने। उन्होंने पता नहीं किस बुनियाद पर जो है ये कहा कि हम नहीं चाहते बोझदार की हुकूमत जाए। हम अभी भी हम चाहते हैं कि वफाक के अंदर जिस तरह सेनेट में हम जीते हैं, जिस तरह सेनेट में हमने जो है 16 वोटों से यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्ट किया, इसका क्या मतलब है? यानी आप नेशनल असेंबली के अंदर मेजॉरिटी आपके पास है, यानी हमने वो करके दिखा। आज भी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले तैयार नहीं है। उनका पता नहीं क्या एजेंडा है, वो किसी और एजेंडे पे काम कर। लेकिन हम समझते हैं कि ये हुकूमत से अगर जान छुड़ानी है तो ये वक्त है, क्योंकि अगर अभी छुड़ाया इट्स नाउ और इट्स नेवर। तो मैं ये समझता हूँ कि 2023 तक ये कौम इंतजार नहीं कर सकती। कौम और भूखी मरेगी, कौम और खुदकुशियां करेगी, सही। और महंगाई बढ़ जाएगा, मुल्क और दिवालिया हो जाएगा। उस तक जो है हम वेट नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। नबील कबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि हमने तो कई बार अदम एतमाद की तजवीज़ नून लीग को दी, PDM को दी, अपोजिशन को दी, लेकिन उस तजवीज़ पर ना कल नून लीग राजी थी और ना आने वाले दिनों में राजी होती नजर आ रही है। अब इस पूरी सूरत हाल पर नून लीग का मौक़िफ़ जानते हैं। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। तो कैसर साहब, ज़ाहिर है इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, मिनी बजट लाने की बात भी हो रही है, पीपल्स पार्टी अभी भी कन्विंस करने की आपको कोशिश कर रही है कि अदम एतमाद की तजवीज़ लाएं ताकि हुकूमत पर कुछ प्रेशर डेवलप हो सके। नहीं तो जिस तरह ये माजी में कानून साजी होती रही है, इस बार भी ये कानून ये पास हो जाएगा बिल और फिर अपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी। कैसर साहब, देखिए बात ये है कि ये जो कॉन्फिडेंस वाली बात है ना, आज तक पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। जब तक उनके सर से हाथ नहीं उठेगा। अब आप मुझे बताइए, आसान सा मैं आपको बताऊं कि सेनेट में तो हमारी बड़ी भारी अक्सरियत है और मेजॉरिटी है ना, वहाँ हम अपना चेयरमैन बना सके मुश्तरका अपोजिशन। हालांकि हमारे पास सेनेट के वोट हैं, असम्बली में तो हमारी मेजॉरिटी नहीं है ना, उनकी तमाम पार्टियां मिलके मेजॉरिटी है। इसी तरह सेनेट का जब नो कॉन्फिडेंस हुआ, हमने चेयरमैन के ख़िलाफ़ किया,
तो मेजॉरिटी हमारी है, वोट नहीं निकले। जब सेनेट में नहीं हुआ तो ये कैसे पीपल पार्टी कहती है? पीपल पार्टी अपना पता करे ना, अपने गिरेबान में झांक कर देखे, और मुस्लिम लीग नवाज भी अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि किन मेंबरों ने, और आज तक उन मेंबरों का कुछ हुआ। चले अब कैसे साहब, ये जो जाहिर है ये मिनी बजट जो हुकूमत मिनी बजट लाने वाली है, कभी कैसे साहब अब इस मिनी बजट पर अब ये जाहिर हुकूमत ही कह रही है कि तमाम अपोजिशन जमातों को और तमाम कम्युनिटीज को भी, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है। अब आप जाहिर सियासत के साथ साथ आप बिजनेसमैन को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, उस कम्युनिटी में भी आप रहते हैं, तो ये क्या वाकई तमाम स्टेक होल्डर्स को इस मिनी बजट पर ऑन बोर्ड लिया गया है और सिर्फ अपोजिशन के इस पर एतराजात हैं या बिजनेस कम्युनिटी भी इस पर अपने तहफुजात रखती है? नहीं जी, कोई अगर ऑन बोर्ड किसी जगह कोई बात हुई, मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि प्रॉपरली इन्होंने जाके कुछ चैम्बरों को या किसी एसोसिएशन को जाके रिप्रेजेंट किया, मैं नहीं समझता। और अगर हुई भी होगी, किसी से इनफॉर्मल टॉक हुई होगी, तो उन्होंने बड़ी सख्त मुखालफत की होगी। कोई इसकी इन दो चीज़ों की कि पॉलिसी रेट का इतना बढ़ जाना और फिर हर चीज़ पे सेल टैक्स, उससे कास्ट बढ़ जाती है। हमारी जो पैसे हम हैं वो स्टकअप हो जाते हैं, रिफंड तो मिलते हैं, बड़ी देर बाद रिफंड मिलता है ना सेल टैक्स का अगर और चीज़ों की जब कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सेल भी नहीं होती, मार्केटिंग नहीं है, प्रोडक्शन हमारी कम होती है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और चेंज, ये तो सीधी IMF के शराइत हैं। मुझे ये समझ नहीं आती हमने अपने मुल्क की क्या हालत बना दी है। आखिर दूसरे मुल्क भी हैं, हमें क्या हो रहा है कि कैसे सब जाहिर है हुकूमत, कोई भी हुकूमत जानते बूझते तो कोई अनपॉपुलर डिसीजन नहीं लेती, बड़ा मुश्किल होता है किसी भी हुकूमत के लिए अनपॉपुलर डिसीजन लेना। हुकूमत ले रही है तो जाहिर है उसकी भी मुआशी मुश्किलात, मजबूरियां अपनी जगह पर होंगी। अब ऐसे में वो अपोजिशन जमातों से भी तजावीज़ भी मांग रहे हैं, फिर या तो आप लोग एज जमात, सियासी जमात के तौर पर आकर उनकी मदद करें, उनको कोई ऐसी तजवीज़ दें कि मईशत को इस्तेहकाम मिल सके, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप लोग बिजनेस कम्युनिटी और ये सियासी जमातें फिर क्या, किस तरह से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगी? देखिए, तजवीज़ें तो बहुत हैं, अगर इन्होंने कोई अमल करना होता। पहले दिन से हमने इनसे कहा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मैंने कई तकारीर की और आपके मीडिया पे भी कहा कि भाई आप चार्टर ऑफ इकानमी करें, आप मिल बैठ के सबके मशवरे अपनी इकानमी करें। और फिर हम ये बातें अपनी जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस की, वहाँ भी कहते रहे। बड़े आसान हल है, दो आसान सी बातें हैं। हमारे तकरीबन 4,000 या 5,000 अरब रुपए हुकूमत के रफली है, क्योंकि एग्जैक्ट हुकूमत रिवील नहीं कर रही, बताना चाहिए इनको। वो हुकूमत के उन चीज़ों में फंसे हुए हैं जो कि नेशनलाइज यूनिट है, जिनमें बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, जो रेलवे है, जो बिजली के और गैस की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं। तो ये PI है, ये 4-5 हज़ार अरब रुपए फंसा हुआ है और उसमें उसके बावजूद 700-800 अरब रुपए सालाना खसारा होता है। अगर उसको रोक दिया जाए या उसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इतना पैसा लगा हुआ है, और या प्रॉफिटेबल अगर नहीं बन सकता तो उनको प्राइवेटाइज किया जाए, 700-800 अरब रुपए सालाना खसारा कम हो जाए। हल बता, बड़ा आसान, ठीक है, तजावीज़ सारी हैं, अमल नहीं करना, हुकूमत अपोजिशन की तजावीज़ पर अमल नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। जाहिर है ये मिनी बजट आना है और उसका एक आम आदमी पर क्या असर होना है, क्या महंगाई की एक नई लहर सामने आएगी। तो डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे माशियात हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, नस्र के प्रिंसिपल भी हैं। कुछ अर्से पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी इनकी मुलाकात हुई है। इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है और इस मिनी बजट के एक आम आदमी पर क्या असरात मुरतब होंगे, डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अशफाक साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, ये मिनी बजट जाहिर है ये तो तय हो चुका कि ये 1-2 रोज़ में ये आना ही आना है, वो चाहे अपोजिशन जितना एहतजाज कर ले, हुकूमत के अपने इत्तेहादी इसको जितनी रोकने की कोशिश कर लें, जब ये आ जाएगा तो हुकूमत ये कह रही है एक आम आदमी की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हर हुकूमती तर्जुमान ये बात कर रहा है, ये वाकई सच है, ऐसा ही होगा डॉक्टर साहब? देखें, ये तो आपको भी नहीं पता है कि किन किन आइटम पे ड्यूटी विड्रॉ की जा रही है, ना मुझे पता है, तो ये आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो मैं सुनता हूँ, मेरे नजदीक शायद ये मिक्स्ड है, इन ए सेंस कि अगर लग्जरी आइटम पे ड्यूटी को बढ़ाया जा रहा है तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। और इतना ज्यादा ड्यूटी लगाना चाहिए कि प्रोहिबिटिव अंदाज में ड्यूटी लगे कि वो चीजें अगर मुल्क में 1-2 साल ना भी आए तो पाकिस्तान में कोई क़यामत नहीं टूटेगी। तो अगर उन सब चीजों पे ड्यूटी लग रही है और खूब लग रही है तो मैं उतना ही ज्यादा खुश होऊंगा।
इसी तरीके से कुछ रॉ मटेरियल्स है हमारी इंडस्ट्रीज के, अगर उन रॉ मटेरियल्स पे से अगर एग्जम्पशन को खत्म किया जाए और उसको ड्यूटी में लाएंगे तो नेचुरली ये है कि हमारे जो इंडस्ट्रीज के जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं वो थोड़े से महंगे होंगे। तो पहले ही हम डिस्काउंट रेट के बढ़ने की वजह से और एक्सचेंज रेट के डिप्रिसिएशन की वजह से हम कॉम्पिटिटिवनेस अपना लूज कर चुके हैं काफी हद तक इंटरनेशनल मार्केट पे, तो और ज्यादा लूज करेंगे हम। जहाँ तक तो हमें ये देखना होगा कि इंडस्ट्रीज पे इतने ज्यादा इसके नेगेटिव असरात ना पड़े। तीसरी चीज ये है कि आम आदमी के खाने पीने की चीज है। बिल्कुल, अगर ऐसी चीज है जो गरीब के इस्तेमाल में है तो वो अगर उसमें से ड्यूटी हटेगा तो वो महंगा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गरीब के पास उस किस्म की चीजें हैं जो जरा हाई एंड के अगर फूड आइटम्स है तो वो तो बेचारे तो नहीं खाते हैं, वो मिडिल इनकम या हाई इनकम वाले खाते हैं। इसका मतलब कि वो जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो कहीं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये महंगाई कंट्रोल में ही रहेगी। कंट्रोल में क्या मतलब, जो इस वक्त जो महंगाई के आदाद शुमार हैं ऐसे ही रहेंगे आने वाले 4-5 माह में भी, या फिर इजाफा हो सकता है महंगाई में किसी हद तक? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ये डिपेंड करता है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कहाँ खड़ी हैं। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो फिर हुकूमत उसको पास ऑन करने पे मजबूर हो जाती है, और अगर नहीं बढ़ेंगी बल्कि थोड़ी बहुत गिर जाए, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के आने के बाद एयरलाइन वगैरह की फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं और थोड़े और खासकर यूरोप में जरा तबाही ज्यादा हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, तो अगर उसके साथ उनकी मईशत पे पड़ेंगे, अगर मार्केटें बंद होंगी तो तेल की डिमांड अगर कम होती है तो हमें फायदा हो जाएगा उससे। तेल की कीमत अगर कम होगी और वो तो हुकूमत अगर पास ऑन करे उसको तो महंगाई नीचे की सतह पे आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब, माजी पिछले साल भी देखा था जब वो तेल की कीमतें बिल्कुल ही जीरो पर चली गई थी, तब भी हुकूमत ने पूरा फायदा आवाम को पास ऑन नहीं किया था। तो हुकूमत वो फायदा भी पूरा आवाम को पास ऑन नहीं करती, इसके बावजूद भी हमारी मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन हमेशा क्रंच में ही रहती है। फिर ये बेहतर क्यों नहीं हो पा रही? एक वो पिछला दौर भी आया था, अगर आने वाले दिनों में भी तेल की कीमतें कम होती हैं तो माशी तौर पर तो फायदा होना चाहिए हमारे मुल्क को और हुकूमत को। जब ये तेल की कीमतें इतनी नीचे आई थी ना, जीरो पे तो आई थी वो एक आध दिन के लिए या चंद घंटों के लिए, लेकिन औसतन जो है उस पीरियड में अगर देखें तो तेल की कीमत तकरीबन कोई $34-35 बैरल पे थी। दुनिया में किसी भी मुल्क ने तमाम के तमाम पास ऑन नहीं किया है और ना किया जाता है। तो वो टैक्स के मद में बहुत सारे पैसे, सारी दुनिया ये काम करती है, पाकिस्तान ने भी वो किया था। सही। और तो वो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन आपने ये कहा कि हालात बेहतर क्यों नहीं होते हैं, तो बात ये है कि भाई मेरे, दुनिया में जो भी मुल्क है जो IMF के प्रोग्राम में गया है उनकी मईशत तो कभी भी ठीक नहीं होती है। आप अर्जेंटीना को ले लें, अब ब्राजील को ले लें, अब चिली को ले लें, यूक्रेन को ले लें, इजिप्ट को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, मैं कितना नाम गिनाऊं आपको। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त मुल्क है जो जी हर मतलब हम तो तकरीबन 33 ईयर्स IMF के प्रोग्राम में है, 33 साल हो गए, 18 बार जा चुके हैं 1988 के बाद से, बारिंग 4 ईयर्स 2004 से 2008 का वो पीरियड था जब हम IMF से निकले हुए थे। हम अपनी पॉलिसी फिर बना रहे थे, अपनी पॉलिसी अमल कर रहे थे, लेकिन बाकी तमाम मुद्दत आप ले लें, 33 साल में 29 साल तो हम IMF के प्रोग्राम में रहे हैं। तो जब आप IMF का प्रोग्राम IMF की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो मईशत जख्मों से चूर चूर रहेगा, ये हमेशा ध्यान में रखते हैं। सही। और डॉक्टर साहब, क्या ये इस बार ये हुकूमत स्टेट बैंक को भी IMF के ताबे करने जा रही है? चूंकि इस मुल्क की अपोजिशन इस वक्त ये बयानियां बना रही है कि मुल्क की खुद मुख्तारी को आप सरेंडर ना करें, ये एक कर्जे की किस्त के लिए आप इतने बड़े बड़े इकदाम ना उठाएं, तो वाकई ऐसा होने जा रहा है कि स्टेट बैंक के चेयरमैन फिर हुकूमत पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं रहेंगे, उनकी हैसियत आज़ाद और खुद मुख्तार जैसी हो जाएगी? काश जो आपने कहा है कि हमारे अपोजिशन जो है रहनुमा ये बात कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा नहीं करने देंगे, काश इस पे अमल कर लें। मुझे शक है, अच्छा, मुझे शक है कि ये एक पब्लिक पोस्चर इनका तो जरूर हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब हुकूमत ऐसा करने जा रही है?
अगर हुकूमत करती है तो ये कौम कभी भी उस हुकूमत को माफ नहीं करेगी, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। और ये जिस दिन ये पास होगा वो दिन पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन होगा, स्याह दिन होगा मेरे नजदीक। अच्छा, क्योंकि इसमें मैं आपको इसकी इम्प्लीकेशन बता दूं। जी जी। वो बिल जो हफीज शेख साहब ने काबीना से पास कराया है, और अगर वही बिल दोबारा पार्लियामेंट में लाया जा रहा है और उसको उसी तरीके से बुलडोज होगा और अपोजिशन उस तरह जैसे माजी में 26-27 बिल पास हुए और मुंह देखती रह गई, अगर इस मरतबा मुंह देखती रह जाएगी तो आप यकीन करें कि इस मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर होंगे। अच्छा। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा और एक नॉन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बल्कि वो वाइसराय होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बहुत खतरनाक बात आप कर रहे हैं। पावर उसके पास होगी, ये हमारा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उसके दस्त नगर होगा। अच्छा, ठीक है, तो क्या आप ये चाहते हैं इस मुल्क में ये हो जाए? क्या आप $1 बिलियन IMF के लेने के लिए, यही पाकिस्तान की टोटल कीमत है $1 बिलियन? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जाहिर अपोजिशन क्या चाहती है या आवाम क्या चाहती है तो मैटर नहीं करता, हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते हैं मैटर करता है। आपकी अभी चंद हफ्तों पहले मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है, उनकी इंटेंट, उनकी सीरियसनेस इस इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर इस वक्त क्या है? क्या वो चाहते हैं कि तमाम इकदाम लिए जाएं? देखिए, ये चीजें तो बाहर डिस्कस तो हमने नहीं की थी। अच्छा। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वाकई इसमें परेशान तो है, जरूर है। अच्छा। हर शख्स परेशान है, उनके पास बाकियों से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो ज्यादा परेशान है। और मुझे ये भी यकीन है कि वो बहुत इसके लिए कोशा भी है कि इसको हालात को बेहतर किया जाए। वो उनकी कोशिश ये है कि 3 से 4 महीनों में, अगले 3 से 4 महीनों में पाकिस्तान की मईशत को बेहतर की जाए। तो इसमें तो कोई 2 ओपिनियन नहीं है, ये मैं गवाही दे सकता हूँ कि उनकी इंटेंशन ये है कि मईशत को बेहतर किया जाए। ठीक। हाँ, अगर वो IMF के इस प्रेशर पे अगर ये स्टेट बैंक के अमेंडमेंट को अगर पास करवा लेते हैं तो ये बहुत जुल्म होगा, ये बहुत जुल्म होगा, ये बहुत जुल्म होगा इस मुल्क के साथ में। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे माशियात कुछ अरसे पहले इनकी मुलाकात भी, उन्होंने कहा कि उनकी इंटेंशन है और वो वाकई सीरियसली परेशान है इस मुल्क की मईशत को लेकर और इस वक्त बेहतर भी करना चाहते हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ पंजाब के आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। हसन खावर साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पंजाब हुकूमत ने अदालती हुक्म पर सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के कानून का मुसव्वदा ऑर्डिनेंस की सूरत में गवर्नर पंजाब से मंजूरी के बाद सूबाई असम्बली की कायमा कमेटी को भिजवाया था, जिसके बाद उसे मंजूरी के लिए असम्बली में पेश किया जाना है। लेकिन अपोजिशन इस तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर रही है और इसी मुखालफत को दूर करने के लिए आज स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत और अपोजिशन पर मुश्तमिल एक 23 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है, जिसमें अपोजिशन बिल के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश करेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के लिए बल्दियाती इलेक्शन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि केपी बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में पीटीआई दूसरे नंबर पर आई थी और फिर खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले अपसेट शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ऐलान कर चुके हैं कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात की निगरानी भी अब वो खुद करेंगे। उसके बाद पूरी तंजीम साजी का मरहला हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म को पंजाब में भी ज़ाहिर वही चैलेंज दरपेश होगा जो उनकी जमात को खैबर पख्तूनख्वा में देखने को मिला था, क्योंकि जनूबी पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप है, खोसा ग्रुप हो या आज़ाद हैसियत में जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले अरकान असम्बली और तहरीक इंसाफ की तंजीम में शामिल ओहदेदारों में टिकट्स की तकसीम पर इत्तेफाक होना भी ज़ाहिर एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। अब इस इम्तिहान से पाकिस्तान तहरीक गुजरेगी। पंजाब हुकूमत को क्या इसमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं? हसन खावर साहब तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसन खावर साहब तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, पहला मरहला तो ज़ाहिर अपोजिशन को मनाना है। अगर अपोजिशन मान भी जाती है, फिर आपका वो इंटरनल इशू आएगा कि टिकट्स किस तरह तकसीम होने हैं। केपी के बल्दियाती इलेक्शन का नतीजा हमारे सामने है और पंजाब में तो फिर ज़्यादा मजबूत हरीफ नून लीग की सूरत में मौजूद है। तो कैसी इस वक्त तैयारी है, कितना प्रेशर महसूस करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन का? अच्छा, पहले तो मैं आपको जरा थोड़ा सा ये बता दूं कि जो आपने कहा ना कि अगर ऑपोजिशन मान भी जाती है, यहाँ मैं जरा आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ इस बात पे कि कानून की मंजूरी के लिए हमें ऑपोजिशन की रजामंदी नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि ऐसा कानून लाएं जिसपे तमाम जमातें एक पेज पे हों, क्योंकि हमारा मकसद बड़ा साफ है। हम ऐसा बल्दियाती निजाम लाना चाहते हैं जो एम्पावर्ड हो, जो ऑटोनोमस हो। हम तो उनको, आप अगर सिंध में देख लें, आप देखें उन्होंने क्या किया है।
तो ऑपोजिशन के जो उनकी सिफारिशात हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, हमारी कोशिश ये है कि बातचीत से, मुशावरत से इसको आगे लेके जाएं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जो मुखालफत है वो किसी बड़ी चीज़ के ऊपर है। कोई एक दो चीज़ें वो फीचर्स चाह रहे वापस आ जाएं। तो पंजाब का कानून बुनियादी तौर पे एक ऐसा कानून है जिस पर तमाम पार्टियों का एग्रीमेंट भी है, और मैं नहीं समझता कि इस पर कोई बहुत बड़ी एतराज़ की चीज़ होगी भी तो हम उसको देख लेंगे और कंसिडर कर लेंगे। अब आते हैं इलेक्शन की तरफ। देखिए, इलेक्शन के अंदर हम ऑफ कोर्स हर पार्टी अपनी तैयारी के साथ जाती है, हम भी अपनी तैयारी के साथ जा रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो इलेक्शन का पहला मरहला हुआ है उसके बाद पार्टी की जो हमारी सीनियर क़यादत है उसमें जाहिर है कि रियलाइजेशन ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और पार्टी की जो हमारी नई लीडरशिप है वो उसी तरफ निशानदेही करती है। और अब हम बड़े क्लियर हैं कि हमने जो टिकट्स की एलोकेशन है उसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से मुशावरत से करना है, ऐसे लोगों को लेके आना है जो विनेबल कैंडिडेट्स भी हों, जो पार्टी का ब्रांड भी रिप्रेजेंट करते हों और इलेक्शन में बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकें। लेकिन ये हमारी जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है उसका एक जुज़्व है। दूसरा जुज़्व ये है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है हमने वो भी लोगों के सामने रखनी है। हमने लोगों को बताना है कि जो आपसे वादे किए थे वो हमने कैसे पूरे किए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है हसन साहब, ये टिकट्स की तकसीम की जिम्मेदारी किस पर होगी? ये शफकत महमूद साहब पूरे पंजाब में टिकट्स तकसीम करेंगे, फिर खुसरो बख्तियार साहब ज़ाहिर है जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ देखेंगे, या फिर इमरान खान साहब खुद बजाते खुद कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज वगैरह करेंगे और वही टिकट्स की तकसीम के अमल को हेड करेंगे? नहीं, देखिए, जब आप लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जाहिर है कि दो सतह की बात कर रहे हैं हम, और पंजाब बहुत बड़ा सूपर, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे। मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म साहब खुद, जाहिर है कि अल्टीमेट विजन उनका है, अल्टीमेट सारी बात उनकी है, लेकिन वो तमाम कैंडिडेट्स को तो इंटरव्यू नहीं कर सकते। अहम चीज़ों पे जाहिर है कि वो इन पिक्चर भी होंगे और सब कुछ होगा। जो हमारे पार्टी के ओहदेदारान है, मैं समझता हूँ कि वो भी कोई फर्द वाहिद के तौर पे फैसला नहीं देंगे। उन्होंने भी एक पूरा प्रोसेस तश्कील देना है। एक कमेटी बनाएंगे, लोगों से बात करेंगे, पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे, पंजाब में इलेक्शन के लिए हुकूमत पंजाब से बात करेंगे, वज़ीर आला पंजाब बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे, और ये सारे मिलजुल कर एक बेहतरीन टीम जो है वो इलेक्शन में लॉन्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है मुशावरत से होगी। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि पंजाब में जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, शफकत महमूद साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, वो इसमें एक बड़ा किरदार अदा करेंगे। सही। अच्छा हसन साहब, ये जो आज महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ये मेट्रो बस मंसूबे के कुछ आदाद शुमार जारी किए गए हैं, उसमें इसकी मजमूई लागत 29 अरब 61 करोड़ रुपए बताई गई है। अब जाहिर है ये आपके अपने ही महकमे का इतराफ़ है। माजी में ज़ाहिर है जब आप लोग अपोजिशन में थे तो इल्ज़ामात लगाया करते थे कि तो ये मनसूबा कोई कहता था 45 अरब का है, कोई कहता था 50 अरब से भी तजावुज़ कर गया। तो आज वाकई तहरीक इंसाफ को ये एहसास हो गया कि ये इस मनसूबे की लागत 29 अरब थी और वो तमाम इल्ज़ामात माजी में लगाए गए आप लोग के गलत थे। अच्छा, जिन आप नंबरों की बात करें मेरी नज़र से अभी नहीं गुजरे, मैं देख लेता हूँ कि ये किस हिस्से की बात करें, ये किस प्रोजेक्ट की बात करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आप किस ये मेट्रो बस लाहौर की तामीर के मंसूबे पर जो लागत आई है उसके आदाद शुमार आज महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से शेयर किए गए। अच्छा देखें, वो तो चलें, जो किए गए वो सो किए गए। मैं समझता हूँ कि मेट्रो बस के अंदर जो आपने बात की ना कि इल्जामात और ये वो, आप ये देखें कि एक तो चले इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट था, एक उस पर बसें चलाने का मंसूबा है। आपको पता है कि हमने हाल ही में वो नई बसें मंगवाई हैं दोबारा से, और दोबारा से उनको चलाया है। तो उसकी कॉस्ट तो आपके सामने है ना कि 2013 में जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो 13 अरब का था। उसके बाद 8 साल गुजर गए, महंगाई भी हुई, डीवैल्यूएशन भी हुई। आज वही कॉन्ट्रैक्ट जो है हमने 11 अरब से कम में कर लिया है। उस जमाने का 13 अरब तो आजकल का 20 अरब से भी ज्यादा है, और वही कॉन्ट्रैक्ट हमने 11 अरब से कम में कर लिया। तो इस हकीकत को तो आप नहीं झुठला सकते, ये तो सबके सामने है और ये देखना चाहिए। देख भी रहे हैं कि ऐसे उनकी बसों में क्या सुरखाब के पर लगे हुए थे कि वो हर चीज डबल कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। तो ये जो बातें हैं इनको जाहिर है कि हम इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, देखते भी हैं, और जो चीज उसमें होती है वो अवाम के सामने रखते हैं। हम नंबरों की सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अगर अवाम के पैसे के ऊपर एक चीज डबल कॉस्ट पे हो रही है तो अवाम के सामने लाना भी तो हमारा फर्ज है ना। और ये अवाम को फैसला करना चाहिए कि जी अगर कंपैरेटिव बिडिंग के जरिए डबल कीमतें आ रही हैं तो क्या वजह है कि एक तरफ उनकी हुकूमत ट्रांसपेरेंसी के राग लाती थी, वो कहती थी जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब आज मेरा तो ख्याल है दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, और वो जो फर्क है वो नजर भी आ रही है। पैसे घूम फिर के सारे उनके अकाउंटों में भी आ रहे हैं, उसके जवाब भी नहीं है। में आपने भी महंगाई का और डिवैल्यूएशन का जिक्र किया, तो ये अभी जब पंजाब के आवाम के सामने अपनी कारकर्दगी आप लेकर जाएंगे तो जाहिर है उसमें महंगाई एक बड़ा फैक्टर होगी। केपी के बल्दियाती इलेक्शंस में भी जो वो तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी नहीं रही, उसमें भी बहरहाल महंगाई एक बड़ा फैक्टर था। टिकट्स की तकसीम तो अपनी जगह, पंजाब के आवाम को कैसे कन्विंस करेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई पर? देखिए, हमारा मौक़िफ़ उस पर बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर है
महंगाई से लोग अफेक्ट होते हैं, महंगाई लोगों के लिए मसला है, इस बात से किसी को इनकार नहीं और मुझे भी इनकार नहीं है। लेकिन लोगों को सामने ये बात रखना ज़रूरी है कि दुनिया इस वक्त एक बड़े मुश्किल दोराहे से गुजर रही है। दुनिया में 100 साल क्राइसिस आया है, बेहतरीन तौर पे पाकिस्तान ने उसका मुकाबला किया। अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, सप्लाई चेन डिस्टॉर्शंस आ रही हैं, आपको पता है कि दुनिया में चीज़ें ऊपर चली गई। अच्छा, उसका मुकाबला करने के लिए आप ये देखें कि वो चीज़ें जो हुकूमत के कंट्रोल में है वो तो हम कर रहे हैं। पंजाब में आपको पता है हमारी जो वीट पॉलिसी है 55 रुपए किलो के हिसाब से आटा भी दे रहे हैं। चीनी हमने दरामद करके मार्केट में इसीलिए डाली ताकि प्राइसेस जो है वो ईज आउट हों, मार्केट मैकेनिज्म को भी देख रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि अगर चीज़ों की वाकई कीमतें ज़्यादा हो गई हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, तो वो लोग और वो तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए आसानी पैदा की जाए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फूड सब्सिडी राशन प्रोग्राम हम लेके आए हैं, एहसास राशन प्रोग्राम। 6 माह की कलील मुद्दत में 120 अरब रुपए हम 2 करोड़ खानदानों को दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो शाय खुर्दनोश के ऊपर 30% रियायत ले सकें और महंगाई का असर ज़ायल हो। तो हमारी बात बड़ी क्लियर है कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे, जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उनको हम मैनेज कर रहे हैं। इस पर किस तरह से आवाम रिस्पॉन्ड करते हैं और इन इक़दाम से हसन साहब आवाम कितना मुतमईन है, ज़ाहिर है तो इलेक्शन के नताइज जब सामने आएंगे उसका फैसला हो ही जाएगा। बहरहाल हुकूमत कुछ बेहतर इक़दाम भी कर रही है और उनका भी सामने आना ज़रूरी है। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में अभी 2-3 रोज़ पहले करप्शन पर कार्रवाई हुई है, 125 मुलाजमीन को आप लोगों ने बरतरफ किया है, अच्छा कदम है। लेकिन ये करप्शन कब से चल रही थी और कुछ इस्लाहात भी आप इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लेकर आ रहे हैं, किस तरह की वो इस्लाहात हैं, उससे क्या आवाम को सहूलियात मैसर आएंगी? जी, आपको बड़ा अच्छा देखिए सवाल है। वज़ीर आज़म का विजन था कि हमने जब आना है तो हमने मुल्क में गवर्नेंस को बेहतर बनाना है। वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा कि सबसे पहले आप उन एरियाज को उठाएं जहाँ पे लोगों की शिकायत सबसे ज़्यादा है, और महकमा माल जो है वो जाहिर है कि ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पर हम कई तरह के रिफॉर्म्स कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो हम काम कर रहे हैं वो हम आवाम की दहलीज पे जाकर डिजिटल सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और 8000 देही मराकज़ माल हम बना रहे हैं। उसमें से 1150 काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, और 3 जनवरी को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं हम। 4000 मजीद मराकज़ शुरू हो रहे हैं। तो ये पटवार सर्कल लेवल के ऊपर लोगों की जो उनकी जो अराजी है उसकी मुंतकिली भी होगी, उसका इंतकाल भी होगा, उनको रिकॉर्ड भी दिया जाएगा। इसी तरह जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड का रास्ता खुला हुआ था कि लोग रजिस्ट्री कराते थे और उसके ताबे जो इंदराज होता था उसमें डिले होता था। वो जो हमारे ई खिदमत सेंटर्स हैं वहां पे हमने तमाम प्रोसेसेस को इकट्ठा कर दी एंड टू एंड। एक साइड पे आप न्यूज दे रहे हैं, फॉर्म जमा करा रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं, साथ ही उसका इंतकाल हो रहा है। तो वो फ्रॉड का रास्ता, धोखाधड़ी का रास्ता वो भी बंद हो गया। वज़ीर आला ने यह हिदायत की कि लोग एक से दूसरे दफ्तर के धक्के खाते हैं। हर माह के पहले जो 2 वर्किंग डेज हैं उसमें तमाम अफसरान रेवेन्यू की एक छत के तले बैठते हैं और लोगों की तमाम शिकायत का मौके पे अजाला होता है। हम 1.25 लाख जो है शिकायतों को निपटा चुके हैं। और आखिरी चीज ये है कि हमारी जो रेवेन्यू अदालतें हैं उसके लिए हमने एक IT बेस्ड कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए हैं, और उससे हमारा जो केसेस का बैकलॉग है रेवेन्यू उसका वो आधा हो गया 8 महीने। हसन साहब, ये इन तमाम इक़दामात के बाद अब हुकूमत पंजाब को ये यकीन है कि इन तमाम इक़दामात के नतीजे में ये पूरा निज़ाम करप्शन फ्री हो जाएगा। ये जो 125 लोगों को आप लोगों ने इस महकमे से नौकरी से निकाला भी है, उनके खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक, या सिर्फ वो महकमा जाती कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया जाएगा और फिर दोबारा वो बहाल हो जाएंगे? जी बिल्कुल होगा। देखें, करप्शन के खिलाफ जो हमारा जो मिशन है, जो हमारी हिकमत अमली है, उसके 2 पहलू हैं। एक तरफ रिफॉर्म, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी है, और दूसरी तरफ वो है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो काली भेड़े जो ऐसी बदगुमानी में मुलव्विस हैं उनको जब पकड़ा जाए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको मॉडल केस बनाए, और ताकि डेटरेंस क्रिएट हो और अफसरों को पता चले कि इस मुल्क में करप्शन आम नहीं है, नई हुकूमत आ गई है और ये 70 साल की जो रविश है इसको तर्क करना पड़ेगा। और हसन साहब, ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो काली भेड़ें, ये पुराने दौर की ये भर्तियां हुई हैं या ये पिछले 3.25 सालों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों की हुकूमत में भी भर्ती हो गए हैं? नहीं, ज्यादातर जो हमने लोगों को अभी पकड़ा है वो पुराने दौरों के ही हैं और पुराने लोग हैं। हमारी कोशिश ये है कि नया टैलेंट आए, फ्रेश ब्लड आए, नया कल्चर इंट्रोड्यूस करें। तो ज्यादातर ये जो शिकायत मौसूल हुई हैं ये पुराने लोगों के बारे में ही हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस पंजाब के महकमों में
इस्लाहात का ये अमल चल रहा है और जहाँ जहाँ जिन इदारों में करप्शन हो रही है उस पर हुकूमत इस वक्त संजीदगी के साथ एक्शन ले रही है। लेकिन आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में अब किस तरह से पंजाब की आवाम रिस्पॉन्ड करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये देखना बड़ा अहम होगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद जो चंद दिन पहले सिंगल फिगर्स में थी अब बढ़ते हुए 75 हो चुकी है पूरे मुल्क में और दुनिया भर में, तो ये बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है। इससे बचाव और इसको रोकना कैसे मुमकिन हो सकेगा, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और दुनिया भर में कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन किस्म तेजी से अब फैल रही है और गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस और अमेरिका में वबा के आगाज के बाद से एक रोज में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और दुनिया के बहुत से ममालिक ने नए साल के आगाज पर कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए नई पाबंदियां आयद करने का भी ऐलान कर दिया है। ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए चीन और जर्मनी एक बार फिर सख्त पाबंदियां नाफिज कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं। फ्रांस में हुकूमत ने कंपनीज को हुक्म दिया है कि वो मुलाजमीन से हफ्ते में कम से कम 3 दिन घरों से ही काम करवाएं। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में अब आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है और अब तक इसके 75 केसेस सामने आ चुके हैं। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन के 33 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए, 17 केसेस इस्लामाबाद में पाए गए और 13 केसेस लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। ओमिक्रॉन केसेस की वजह से पाकिस्तान में फरवरी में कोरोना की 5वीं लहर का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और वजारत सेहत के हुक्काम का यह भी कहना है कि ओमिक्रॉन के केसेस जिस तेजी से सामने आ रहे हैं इससे जाहिर होता है कि अगले 2 हफ्ते में मुल्क भर से ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट होने लगेंगे और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगले साल फरवरी तक कोरोना के 3 से 4 हजार नए केसेस रोजाना की बुनियाद पर सामने आ सकते हैं। अब WHO का वैक्सीन लगवाने की अहमियत पर जोर देना है और उनकी जानिब से कहा गया है कि ओमिक्रॉन को फैलने से नहीं रोका तो अस्पतालों में मरीजों की तादाद में एक बार फिर वैसे ही इजाफा हो सकता है जैसे मनाजिर पिछले 2 साल में हम देख चुके हैं। खास तौर पर उन लोगों का इजाफा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और यूं निज़ाम सेहत और दीगर अहम खदमात पर फिर दबाव आ सकता है। अब इस सूरत से बचा कैसे जाए और फिर पाकिस्तान में अगले 1-2 माह में क्या होने जा रहा है और उससे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ज़ाहिर इस साल के 2-3 रोज ही रह गए, अगले आने वाले साल में क्या पाकिस्तान में भी कुछ नई पाबंदियां लग सकती हैं, ऐसे इम्कानात लग रहे हैं आपको? देखिए जी, इसमें बहुत हद तक जो है वो डिपेंड करेगा लोगों के रवैयों के ऊपर। जिस तरह से हुकूमत टाइम से पहले वार्निंग दी जा रही है, बताया जा रहा है कि केसेस में इंक्रीज होने का अंदेशा है और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया के इस वक्त 100 ममालिक में मौजूद है और पाकिस्तान भी अब वो पहुंच गया है। गो कि मैं समझती हूँ कि हुकूमती इकदामात ऐसे थे, एयरपोर्ट्स के ऊपर विजिलेंस काफी स्ट्रांग थी जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में निस्बतन जो है वो देर से पहुंचा है। अब भी ये है कि अगर हमारे लोग जो हुकूमत के बताए हुए और NCOC के बताए हुए SOPs के ऊपर अमल करें और वैक्सीनेशन के अमल को मजीद तेज करने में हुकूमत के साथ ताउन करें तो हम किसी बहुत बड़ी वेव से जो है वो बच सकते हैं। केसेस तो डेफिनेटली बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे हैं, मगर उस हद तक जिस तरह की हमने पहली वेव्स देखी थी उससे मैं समझती हूँ कि अब भी बचा जा सकता है, क्योंकि एक तो हमारी तकरीबन जो 48% आबादी है वो फुली वैक्सीन, जो एलिजिबल पॉपुलेशन की 48% आबादी है वो फुली वैक्सीनेट हो चुकी हुई है और तकरीबन 58 to 60% लोग हैं जिनको कम से कम एक डोज जो है वो जरूर लग चुकी हुई है। तो टारगेट हमारा 70% था और दुनिया में भी यही देखा गया कि अगर 70% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो जाए तो फिर वेव इस तरह से बड़ी वेव्स नहीं आएंगी, छोटे वेवलेट्स की सूरत में आएगा। तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करते हैं और अपने आप को कितनी जल्दी वैक्सीनेट कराते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर ये NCOC पाबंदियों का फैसला करती है तो फिर उसकी बुनियाद क्या होगी कि 48% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है, उस हवाले से पाबंदियां थोड़ी नर्म रखी जाएंगी, या फिर अगर ओमिक्रॉन का फैलाव देखा जाएगा कि वो बहुत तेज है, तेजी से फैल रहा है, तो फिर उस बुनियाद पर पाबंदियां आयद की जाएंगी? अगर पाबंदियां लगानी है तो फिर क्या बुनियाद होगी उसकी? बिल्कुल जी, देखें ये जिस तरह से रोज सुबह NCOC का इजलास होता है 10 बजे और जब से ये NCOC वजूद में आया, मैं समझती हूँ शायद ही कोई दिन है जब ये बैठते नहीं है और उस वक्त पूरे पाकिस्तान का डाटा जो है कि कौन सी जगह पे कितने टेस्ट हुए, कितने केसेस हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, कौन से एरिया के अंदर जो है वो राइज देखा जा रहा है, कहाँ पर केसेस ज्यादा हैं, तो वो उसकी रोशनी में जो है ये डे टू डे डिसीजंस होते हैं
ऑप्शन सारी टेबल के ऊपर होती हैं। जाहिर है कि अगर किसी एरिया में तेजी से बढ़ते हुए केसेस का कोई ट्रेंड नजर आया तो हो सकता है वहां पे वो मिनी लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन किस्म की कोई चीज लगाई जा सके। और पाबंदियां जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर होती हैं, जो स्कूल्स वगैरह की होती हैं, वो ये सारा डिपेंड करेगा कि केसेस में राइज का ट्रेंड क्या है। और डॉक्टर साहब, दुनिया में तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान में अभी तक बहुत एक मामूली सा नंबर है, सिर्फ 75 केसेस पाकिस्तान में सामने आए हैं। तो बेंचमार्क क्या तय है, कितने नंबर ऑफ केसेस सामने आ जाएंगे तो फिर उसको खतरनाक तस्वुर किया जाएगा? वो हम चंद 100 जहन में रखें, या फिर जब इसकी तादाद हजारों में हो जाएगी उस वक्त फिर एनसीओसी सीरियसली पाबंदियों की जानिब जाएगा? देखिए, इसका जो है, जो पॉजिटिविटी रेशियो जिसे हम कहते हैं कि जितने टेस्ट हुए होते हैं उनमें से कितना पॉजिटिविटी रेशियो है, तो ये जिस वक्त हमें ये लॉकडाउन और वो सब लगाने पड़े थे तो वो जिन एरियाज में 8-9% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेशियो था, इसको यानी जितने टेस्ट होते हैं उनमें से कितने टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, ये इस तरह कैलकुलेट होता है। तो 8-9% था, बाज इलाकों में 20% भी था, बाज इलाकों में 25% भी था। तो ये उस स्टेज के ऊपर 8-9% से ज्यादा अगर पॉजिटिविटी रेशियो हो जाए फिर पाबंदियां लगाने की तरफ जाते हैं। अभी तक पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक महीने से तकरीबन 1 से नीचे ही है, 0.6, 0.7, मगर अब थोड़ा थोड़ा सा ट्रेंड, जैसे जो 0.5, 0.6 था वो अब 0.7 पे आज की जो रिपोर्ट थी वो इतनी थी, तो ये स्लाइड सा इंक्रीज है, मगर अभी तो 0.1 से नीचे है। खुदा ना खास्ता अगर ये पॉजिटिविटी रेशियो 7 या 8% पे गया तो फिर पाबंदियों की तरफ। और डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो टारगेट था 31 दिसंबर तक वैक्सीनेशन का, क्या वो हासिल कर लिया गया? जो फिगर एक अनाउंस था और वो क्रॉस करना था, यानी इस साल का टारगेट आप हासिल करने में कामयाब हो गए लोगों को वैक्सीनेशन करने में? देखिए जी, हमारा टारगेट यही था कि हम 31 दिसंबर तक 70% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे। मगर जिस तरह से आपने देखा है कि पहले हमारी जब ये टारगेट अनाउंस किया था तो एलिजिबल पॉपुलेशन 18+ को कहा जा रहा था। बाद में जब दुनिया में रिसर्चेज आई और बच्चों के लिए ये वैक्सीन सेफ करार दी गई तो 12+ के लिए ये हो गया कि उनको वैक्सीन लगेगी। तो उससे फिर जो टारगेट हमने सेट किया हुआ था 18+ की 70% लोगों को, वो जाहिर है कि वो ज्यादा बढ़ गया। तो अब मैं समझती हूँ कि अभी भी हम कोई अपने टारगेट से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि दिन में 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख तक डोजेस जो हैं वो लग रही हैं। तो अभी हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 48% तो डबल डोज के साथ कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुकी हुई है और तकरीबन 60% लोग वो हैं जिनके कम से कम एक डोज जरूर लगी हुई है। तो इसमें अब हम ज्यादा 70% से ज्यादा पीछे नहीं रह गए। जिस तरह से हमारी स्पीड है कि हम एक दिन में 10 से 15 लाख लगाते हैं, तो हम 1 करोड़ का जो हदफ होता है वो बड़ी आसानी से 8-10 दिन में अचीव कर लेते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला हफ्ते 10 दिन में हम अपने टारगेट के करीब पहुंच जाएंगे। सही। और डॉक्टर साहब, अब ये ज़ाहिर ओमिक्रॉन चूंकि एक नया वेरिएंट है, इस पर नई रिसर्चेज भी होंगी, फिर इससे मुतालिक भी वैक्सीन दरियाफ्त करने की बात हो रही है, तो क्या कहीं कोई मखसूस एज ग्रुप है जिसको ये ज़्यादा हिट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, या फिर ये ओवरऑल किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है? अभी कुछ ऐसी कोई रिसर्च शेयर हुई है पूरी दुनिया में कहीं? जी, वैसे तो मतलब है कि वायरस है, किसी को भी इफेक्ट कर सकता है, मगर इसके अंदर यंगर जनरेशन में ज्यादा देखा जा रहा है। अच्छा। अभी तक जो बाहर से हमारे पास डेटा आया है वो यंगर पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो रही है इससे। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं कि मे बी वो चूंकि घर से बाहर ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा गैदरिंग्स में बच्चे आते जाते हैं, जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो एहतियात में रहती है और कंपैरेटिवली घर से कम निकलती है, तो इसलिए ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मगर अभी तक जो हमारे पास डेटा है उसमें यंगर पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो रही है। पर यहाँ मैं ये जरूर बता दूं कि ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो, दोनों के लिए एहतियाती तदाबीर भी वही है और ये वैक्सीनेशन जो है ये ओमिक्रॉन के लिए भी उतनी ही मौसर साबित हो रही है जितनी इससे पहले वाले वेरिएंट। सही। और डॉक्टर साहब, डेल्टा वेव आई थी, ज़ाहिर है उसमें अमवात की शरह बहुत ज्यादा थी, इसलिए लोगों पर बहुत ज्यादा खौफ उसका सवार हो गया था। ये ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है अभी जो रिसर्चेज आ रही हैं, लेकिन इसमें अमवात की शरह उतनी नहीं है जितनी डेल्टा में सामने आ रही थी। तो फिर भी इसको हम डेल्टा के बराबर ही खतरनाक समझें या ये उससे कम शिद्दत वाला वायरस है? देखिए, ये किसी इंसान के लिए भी खतरनाक हो सकता है जिसकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कम होगी। तो इसलिए एहतियात जो है वो बहरहाल जरूरी है। इसके सिम्टम्स को के लेस सिवियर हैं
उतने से सिम्टम्स की भी सिवेरिटी भी डेल्टा के जितनी नहीं है, और जिस तरह आपने खुद भी बताया कि इसकी शरह अमवात जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कंपैरेटिवली डेल्टा के मुकाबले में थोड़ा सा कम है। पर उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि वैक्सीनेशन बड़ी पॉपुलेशन को हो गई हुई है, और जिनको वैक्सीनेशन के बाद ये इन्फेक्शन होती है तो वो माइल्डर फॉर्म की डिजीज होती है और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती और सीरियस नौयत पे नहीं जाती वो डिजीज। तो इसमें वैक्सीनेशन का भी एक रोल हो सकता है। पर बहरहाल एहतियात में समझती हूँ हर एक को करनी चाहिए, क्योंकि किसी की कुव्वत मुदाफियत अगर कम होगी तो वही वायरस जो है वो ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। सही। और डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है इसका 80-85% कब तक वैक्सीनेटेड हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जहन में कोई डेट, कोई ऐसा फिगर है कि आने वाले 2-3 माह में हम इस टारगेट को हासिल कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम जनवरी के महीने में अपनी काफी हद तक पॉपुलेशन को कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ, हमारे साथ मौजूद थी और जो पाकिस्तान ने सेट किए थे आवाम को वैक्सीनेट करने के, उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक वो हासिल कर लिया। जनवरी में आने वाले साल में सूरत हाल और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।